हेलो एवरीवन, दिस इज पुरुषोत्तम विश्वकर्मा, योर इंग्लिश टीचर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? द एलिंग प्लैनेट, चैप्टर नंबर 5 इन योर हॉर्नबिल बुक, द ग्रीन मूवमेंट्स रूल। ग्रीन मूवमेंट का क्या रोल है और कैसे हमारी जो प्लैनेट है वो सिक हो गई है, जो अर्थ है वो सिक हो गई है, बीमार हो गई है, कौन जिम्मेदार है, इसके बारे में हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। एंड दिस आर्टिकल इज रिटन बाई नानी पालकीवाला। सो लेट्स बिगिन। The following article was written by Nani Palkiwala and published in the Indian Express on 24 नवंबर 1994। तो ये जो आर्टिकल है वो नानी पालकीवाला ने लिखा और कब पब्लिश हुआ? ये 24 नवंबर 1994 को। किस न्यूज़पेपर में? इंडियन एक्सप्रेस में। The issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance। और तब से 1994 से आज तक जो इश्यूज उन्होंने रेज किए, जो बातें उन्होंने रखी, वो बातें आज भी प्रासंगिक हैं, रेलिवेंट हैं, उनकी बातें आज भी इंपॉर्टेंस रखती हैं। नाउ लाइन बाय लाइन, वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement, which started nearly 25 years ago। चूंकि ये कब लिखा गया? 1994 में। ये जो राइटिंग लिखी गई, आर्टिकल लिखा गया 1994 में, और ग्रीन मूवमेंट शुरू होता है 1972 में। तो हार्डली 22 ईयर्स हुए थे। लेकिन जो राइटर है वो ये कहता है, वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री, कोई याद नहीं कर सकता, ऐसा कोई मूवमेंट नहीं रहा, ऐसा कोई आंदोलन नहीं रहा जिसने इतना सारा अटेंशन पाया हो जितना कि इस ग्रीन मूवमेंट ने पाया, विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स अगो, जो लगभग 25 ईयर्स। अब 1994 में से 1972 माइनस करेंगे तो 22 ईयर्स आता है, लेकिन उसने कहा कि लगभग, एग्जैक्टली नहीं, लगभग 25 ईयर्स अगो। In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand। 1972 में पहली बार द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी, पहली बार न्यूजीलैंड में नेशन वाइड, उस कंट्री के वाइड, पूरी कंट्री में एक पार्टी, ग्रीन पार्टी फॉर्म की गई। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक, और तब से ये जो मूवमेंट है पीछे मुड़ के नहीं देखता है, ये ग्रीन मूवमेंट लगातार कंटिन्यू रहता है। We have shifted one hopes irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world। What we have done? We have shifted, we have come across one hopes irrevocably, permanently। Irrevocably means permanently, completely, from the mechanistic view, मशीन युग से या मैकेनिक व्यू से, विचारों से, टू अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू, एक समग्र और पारिस्थितिक व्यू, विचारधारा ऑफ द वर्ल्ड। यानी हम मैकेनिज्म से आते हैं एक होलिस्टिक व्यू पे, कंप्लीट एंड कंप्रिहेंसिव व्यू पे। इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शंस एज रिवोल्यूशनरी एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाई कॉपरनिकस। एंड दिस शिफ्ट इज एज रिवोल्यूशनरी, ये उतना ही क्रांतिकारी है जितना कि इंट्रोड्यूस्ड बाई कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने पहली बार मैनकाइंड को ये बताया इन 16th सेंचुरी। कब? 16th सेंचुरी के टाइम में, दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व राउंड द सन। नहीं तो पहले ये माना जाता था कि जितने प्लैनेट्स हैं, स्पेशली अर्थ, अर्थ फिक्स्ड है और सन उसके चारों ओर रिवॉल्व करता है। लेकिन कॉपरनिकस ने पहली बार 16th सेंचुरी में बताया कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है, सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हिस्ट्री में पहली बार माना गया कि अर्थ अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अर्थ को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म माना गया। एन एनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स, एक एनॉर्मस बीइंग है, बड़ा सा क्रिएचर है, और हम क्या है उसके? और हम सब उसके पार्ट्स हैं। वी ऑल आर पार्ट्स ऑफ दैट एनॉर्मस बीइंग। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, जैसे इंसान की चयापचय मेटाबॉलिक नीड्स होती हैं, खाना खाता है वो, खाने पीने की ज़रूरतें होती हैं, पाचन शक्ति होती है। इन द सेम वे इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? अर्थ के बारे में। एंड वाइटल प्रोसेसेस विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड। इट हैज़
इट्स इम्पोर्टेंस, इसकी भी कुछ ज़रूरतें हैं। ग्रीनरी है जो उसकी ज़रूरतें हैं, रेन है, वाटर है, ऑक्सीजन है जो उसकी ज़रूरतें हैं। एंड इट मस्ट बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, और उसको हमको सुरक्षित रखना है, सुरक्षित रखना चाहिए। द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील, जो अर्थ है उसके साइंस, कुछ संकेत जो मिलते हैं हमको, जो हम जान पाते हैं। रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इन दिस चैप्टर। द अर्थ वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, अर्थ को देख के लगता है कि वो एक बीमार व्यक्ति है। अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशंस to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generations। अभी हम धीरे धीरे महसूस करने लगे हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है। वट इज़ आवर एथिकल ऑब्लिगेशंस। एथिकल मीन्स टू बी थिंकिंग, अ थिंकिंग whether it is good or bad, to be good stewards, stewards actually caretakers of the planet। अब हम अपने आप को केयर टेकर समझने लगे, रक्षक समझने लगे हैं। एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज, जिम्मेदार नागरिक हैं हम। ऑफ द लेगेसी ऑफ द कंसिक्वेंसेस टू फ्यूचर जनरेशन, यानी हम अपने फ्यूचर जनरेशन को क्या देने वाले हैं उसके बारे में अब हम जागरूक हो रहे हैं। हमने कंजर्वेशन करना शुरू किया है, हम अवेयर हो रहे हैं अब। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज इन 1987। पहली बार ये टर्म पॉपुलर होती है 1987 में बाय द वर्ल्ड कमीशन। एंड हु पॉपुलराइज्ड, विच इंस्टीट्यूशन पॉपुलराइज्ड इट? द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये जो कमीशन था, द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, पॉपुलराइज द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडियाज एज डेवलपमेंट। अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिफिनीशन आती है वो क्या है? डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट की जरूरत को तो पूरा करता है विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स, यानी कि बिना फ्यूचर के लोगों की ज़रूरतों को नुकसान पहुंचाए हमें बचाना है, कंजर्व भी करना है, विदाउट डैमेजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, दैट इज विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड। यानी हम अपने रिसोर्सेज को जुडिशियसली, बड़े न्याय संगत ढंग से इस्तेमाल करें, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बचाएं। दैट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट पैराग्राफ। इन द जू एट लुसाका जाम्बिया, लुसाका नामक जगह पे जो जाम्बिया में है, देयर इज़ अ जू। वहाँ पे एक जू है, एक चिड़ियाघर है, और वहाँ पे एक केज रखा हुआ है। वेयर द नोटिस रीड्स, वहाँ पे एक नोटिस है। उस नोटिस पे क्या लिखा है? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, उस पर लिखा है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर। केज में कुछ नहीं है, केज में एक मिरर रखा हुआ है। इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ, जहाँ आप अपने आप को देखते हैं। मतलब इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, हम धन्यवाद देते हैं उन एजेंसीज को हु आर वर्किंग इन डिफरेंट कंट्रीज। अ न्यू अवेयरनेस हैज़ नाउ डॉन्ड अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, लोगों के अंदर एक जागरूकता आ गई है। अपॉन द मोस्ट डेंजरस, अब मोस्ट डेंजरस एनिमल किसके बारे में है? ये मोस्ट डेंजरस एनिमल ह्यूमन बीइंग के बारे में है। ही हैज़ रियलाइज द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। पहले इंसान दूसरे एनिमल्स को, दूसरे क्रिएचर्स को डोमिनेट करके रखता था। अब इंसान ने ये समझ लिया वी ऑल आर द पार्ट ऑफ दैट अर्थ इकोसिस्टम। तो अब ये शिफ्ट हो गया डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप पे आ गए कि हम साथ में मिलके रहेंगे। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड, वैज्ञानिकों ने लिस्ट किया है। कैटलॉग्ड हियर मींस लिस्टेड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज विद विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ। अब साइंटिस्ट क्या बताते हैं? अबाउट 1.4 मिलियन मतलब 14 लाख लिविंग स्पीसीज हैं जिनके साथ मैनकाइंड अर्थ को शेयर करते हैं, ह्यूमन अर्थ को शेयर करते हैं। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली, और ये जो एस्टिमेट्स हैं, ये जो स्टेटिस्टिक्स हैं, आंकड़े हैं, डेटा हैं, वेरी भिन्नता दिखाते हैं। वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज, और भी तमाम ऐसी स्पीसीज हैं जो कहीं
क्लासिफाइड नहीं है, और जब क्लासिफाइड नहीं है तो उनका कहीं नाम नहीं है. देयर आर मेनी biologists reckon tell us that about 3 to 100 million other living species. अब बायोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि लगभग 3 to 100 मिलियन, 3 से लेकर के 100 मिलियन अदर लिविंग क्रिएचर हैं, अदर लिविंग स्पीसीज हैं, स्टिल लैंग्विस, लैंग्विस मीन्स रिमेन, उपस्थित हैं, अननेम्ड, जिनको कोई नाम नहीं दिया गया है, इन इग्नोमिनस डार्कनेस, अननोन, वो अननोन है, अनजान है, उनको कोई जानता नहीं है. नेक्स्ट पैराग्राफ. वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच डील्ड इंटर एलिया. इंटर एलिया ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स. इंटर एलिया वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच डील्ड, जो स्टार्टिंग के इंटरनेशनल कमीशंस थे उनमें से एक जिसने डील किया पहली बार among other like this institution with the question of ecology. पहली बार परिस्थिति के बारे में क्वेश्चन करता है, एंड एनवायरनमेंट और पर्यावरण के बारे में, was the ब्रांड कमीशन, और इसका नाम क्या था, ब्रांड कमीशन, विच हैड अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन, जिसमें एक विशेष इंडियन भी था, एक इंडियन व्यक्ति भी था जिसका नाम था मिस्टर एल.के. झा. द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, और पहली जो ब्रांड रिपोर्ट आती है उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर्स अ स्कॉच्ड प्लैनेट. क्या हम अपने फ्यूचर जनरेशन को एक स्कॉच्ड, एक बर्न्ड प्लैनेट दे रहे हैं, एक डेजर्टेड प्लैनेट देने वाले हैं, ऑफ एडवांसिंग डिजर्ट्स, जहाँ पे हर तरफ डेजर्ट ही डेजर्ट हों, इम्पॉवरिज्ड, डिप्राइव्ड, जिनसे छीन लिया गया हो, लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरनमेंट, सिक एनवायरनमेंट, डिप्राइव्ड लैंडस्केप्स, सिक एनवायरनमेंट, क्या हम यही देने वाले हैं. अब ये क्वेश्चन पूछा गया ब्रांड कमीशन की फर्स्ट रिपोर्ट में. मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, अब मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने एक अपनी बुक लिखी, उसमें लिखा, जो उसका नाम है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर 4. उन्होंने क्या बताया कि अर्थ के प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स केवल 4 हैं. वो कौन कौन से हैं, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, फॉर द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. इन एडिशन टू सप्लाइंग और फूड, क्या करते हैं, इनका काम क्या है, इन एडिशन टू सप्लाइंग और फूड, हमें खाना देने के अलावा, दीज 4 सिस्टम्स प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स. तो क्या प्रोवाइड करते हैं हमको, ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री, मिनरल्स को छोड़ करके, और पेट्रोलियम, जो केमिकल कंपाउंड होते हैं पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम डिराइव्ड केमिकल कंपाउंड्स, उनको छोड़ करके बाकी सब कुछ हमारी फैक्ट्रीज को अगर मिलता है तो कहाँ से, इन्हीं 4 बायोलॉजिकल सिस्टम से. और ये 4 बायोलॉजिकल सिस्टम क्या हैं, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स. इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स. इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, बड़े बड़े देशों में, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल. लोग कहते हैं, लोग बताते हैं कि ये जो सिस्टम है, बायोलॉजिकल सिस्टम, अब अनसस्टेनेबल लेवल पे पहुंच रहे हैं, मतलब इनका एक्सप्लॉयटेशन ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है. अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग इम्पेयर्ड, एक ऐसी जगह जहां उनकी प्रोडक्टिविटी को हार्म किया जा रहा है. व्हेन दिस हैपन्स, और जब ये होता है, फिशरीज कोलैप्स, तब क्या होगा, जब प्रोडक्टिविटी को हार्म किया जाएगा, दीज फिशरीज कोलैप्स, सिकुड़ जाएंगी. फॉरेस्ट डिसअपियर, जंगल गायब हो जाते हैं. ग्रासलैंड आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, और जो ग्रासलैंड हुआ करते थे अब वो बंजर हो जाते हैं. एंड क्रॉपलैंड्स डिटेरियोरेट, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. इन अ प्रोटीन कॉन्शस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, इन अ प्रोटीन कॉन्शस, वी ऑल नो अबाउट प्रोटीन, सबको पता है प्रोटीन के बारे में, और प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है ये हम सब जानते हैं. ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे, तो प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम फिशिंग करते हैं, ओवर फिशिंग करते हैं.
In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood. Decimated, largely reduced, कम करते जा रहे हैं. In order to fulfill our need. For what? To obtain, to procure firewood. जलौनी लकड़ी के लिए. To obtain, to procure firewood for cooking. खाना पकाने के लिए जो फ्यूल है, फ्यूल वुड. In some places, firewood has become so expensive. कहीं कहीं तो फायरवुड इतना महंगा हो गया है that what goes under the pot now cost more than what goes inside it. नीचे जो जलाते हैं हम लकड़ी वो इतनी महंगी हो गई है कि बर्तन के अंदर जो हम पका रहे हैं उससे भी महंगा पड़ रहा है. Since the tropical forest hot and humid, in the words of डॉक्टर मायर्स के शब्दों में अगर देखें तो डॉक्टर मायर क्या कहते हैं? द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, जननी है ये, यहीं से उत्पत्ति हुई है. सेवरल स्पीसीज ऑफ द लाइफ फेस एक्सटिंक्शन. यहाँ पे सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन. तो जो जननी है, जो उत्पत्ति होती है जहाँ से, वहीं डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है. वहीं कई सारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, ख़त्म हो जा रही हैं. इट हैज़ बीन वेल सेड, सही ही कहा गया है, दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड. प्रीसीड, कम बिफोर, डिजर्ट्स फॉलो. तो अगर फॉरेस्ट हैं तो ह्यूमैनिटी है, और अगर फॉरेस्ट नहीं है तो डिजर्ट होगा, मतलब ह्यूमैनिटी नहीं रहेगी. द वर्ल्ड्स एंशिएंट पैट्रीमनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. द वर्ल्ड्स एंशिएंट पैट्रीमनी, पैट्रीमनी मीन्स इनहेरिटेंस. हमको लगता है कि ये सारी चीज़ें हमने ली हैं, इनहेरिट किया है, विरासत में मिली हुई हमको. ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग, डिसअपियरिंग, खत्म हो रहा है ये. इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर. 40 to 50, 40 से 50 मिलियन एकड़ पर ईयर के हिसाब से ये रिड्यूस हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है. एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर. और आज हम गोबर का इस्तेमाल उपला बनाने में फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो जिससे ये जो हमारी सॉइल है वो डिप्राइव हो जा रही है, उसको नहीं मिल रहा है एक नेचुरल फर्टिलाइजर. वो भी एक तरह का नुकसान है. द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट अ 5-fold इंक्रीज. वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है? इट एस्टिमेट्स दैट अ 5-fold इंक्रीज, 5 गुना जरूरत है, इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000. अब अगर आपको याद होगा तो ये कब लिखा गया? 1994 में ये आर्टिकल लिखा गया. उस टाइम फ्यूल वुड की डिमांड बहुत अधिक थी. अभी तो आपके पास एलपीजी है तो फ्यूल वुड की डिमांड नहीं है. तब ये सोचा गया था, ये जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट में ये कहा गया, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में, कि 2000 तक अगर हम 5 गुना गति से पेड़ लगाएंगे तब फ्यूल वुड की ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे.